हेलो एवरीवन। लास्ट की प्रोटेक्शन सीरीज को चालू करते हुए हम आज पढ़ेंगे फीडर प्रोटेक्शन के बारे में। फीडर प्रोटेक्शन से हमारा कहना है कि जो फीडर सीवी या 25 केवी साइड जो हमने लाइन वो को फीड करी है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या रिलेज हमने सिस्टम में कनेक्ट कर रखी है। हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले कि फीडर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले रिले आती है अपने पास A21R, जिसका नाम है न्यूमेरिकल फीडर प्रोटेक्शन रिले। फीडर प्रोटेक्शन रिले के बहुत सारे मोड हैं। इससे हमने देखा था कि मीटरिंग से इससे हमने देखा था कि सीटी एंड पीटी के जो कनेक्शन है, फीडर सीटी एंड फीडर पीटी के कनेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, देन डीपीआर जोन एक्सटेंशन, ओवर करंट रिले, लॉन्ग फेस कपलिंग रिले, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फ्यूज फेलियर रिले, ऑटो रिक्लोजर रिले, स्विच ऑन टू फॉल्ट एंड लोकल ब्रेकर बैकअप। और जैसा कि हमने कहा था कि इन केस कभी भी सिस्टम में हमारा A21R का फीचर वर्क नहीं करता है किसी रीजन से, तो हमारे पास सेकेंडरी बैकअप रिले के बेस पे प्रोवाइड की जाती है A22R रिले, जिसका मेन फीचर एक तो होता है वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले, जो हाई रजिस्टिव फॉल्ट को सेंस करता है, क्योंकि जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले वो हाई रजिस्टिव फॉल्ट के लिए नहीं बनी, वो जेड पे वर्क करती है इंपीडेंस पे। और जो डेल्टा आई रिले है वो केवल हाई रजिस्टिव फॉल्ट को सेंस करता है। देन सेकंड है हमारे पास बैकअप डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, जो भी एज एन डीपीआर की तरह काम करती है। एक सेट टाइम डिले के बाद अगर किसी भी रीजन से आपकी डीपीआर जो आपका प्राइमरी A21R रिले है वो ऑपरेट नहीं हो पाती है, उस केस में आपका A22R रिले थ्रू दी प्रोटेक्शन ऑफ बैकअप डीपीआर ऑपरेट होगी। और जब भी ऐसा हो रहा है, गलती से कभी ऐसा हो रहा है बैकअप डीपीआर आपके सिस्टम में आ रही है किसी फॉल्ट ट्रिपिंग पे, तो आप आपका मैंडेटरी वर्क है कि आप 21R का डीपीआर जाके एक बार टेस्ट करें, चेक करें कि आपका रिले का प्रोटेक्शन हेल्थी है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले मोड से। डीपीआर रिले इसमें यूज़ की जाती है क्योंकि जो प्रोटेक्शन हमने OHE जितना भी किलोमीटर पे फीड कर रही है, मान लीजिए एक एंड पे आपके 60 किलोमीटर का फीडिंग सेक्शन है और एक एंड पे आपके 80 किलोमीटर का फीडिंग सेक्शन है। तो दोनों ही बे में जो सबसे पहले जो डिस्टेंस सेट की जाएगी आपके हायर एंड पे सेट होगी, दैट इज 80 या और 90, अगर आप थोड़ा बहुत टॉलरेंस लिमिट उसका लेके चलिए। तो हायर एंड पे हमेशा वोल्टेज जो उसकी डिस्टेंस है उसकी रिले में फीड किए जानी चाहिए। देन हम बात करते हैं कि इस रिले में हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, एक नेमली करंट एंड एक वोल्टेज। जो करंट है यहाँ पे वो एज एन ऑपरेटिंग क्वांटिटी की तरह काम करता है, और जो वोल्टेज है यहाँ पे वो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क जो है रिले को प्रोवाइड करता है। तो जो ये रिले है डीपीआर है जो कंडीशनल सेंस करता रहता है। तो वोल्टेज बाय करंट जब भी कभी फॉल्ट का केस होता है, उस केस में क्या होता है, हमारे सडनली करंट बहुत हाई इंक्रीज होता है एंड वोल्टेज बहुत सडन ड्रॉप होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है उस केस में हमारा जो जेड इम्पीडेंस है, जो रिले रीड कर रही होती है, वो कंटिन्यू एक सेट लिमिट से नीचे जाता है। तो जैसे ही वो सेट लिमिट से एक लिमिट नीचे क्रॉस करता है, तो उस केस में हमारा डीपीआर रिले ट्रिप का कमांड सेंड करती है सर्किट ब्रेकर को। तो ये इसका मेन प्रोसीजर है, इसके वर्किंग प्रोसीजर है, जिसके आर एक्स प्लेन पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। और ये पैरेललोग्राम बेस्ड डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है एंड ये इंपीडेंस पे ही वर्क करता है, डेट इज जेड पे वर्क करता है। ऑल्सो जो वोल्टेज यहाँ पे पीटी लोकेशन पे है वो डिपेंड करता है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन दी पीटी एंड दी फॉल्ट। मान लीजिए आपका सेक्शन 80 का है, लेकिन आपका फॉल्ट जो है किसी 30-40 किलोमीटर का है, तो जो पीटी उस टाइम जो फॉल्ट का वोल्टेज रीड करेगा वो वही वोल्टेज रीड करेगा पीटी और फॉल्ट के बीच में जितना डिस्टेंस आया है, मतलब उसे रीड करेगा वो। और करंट भी, और जितना नियर बाय सिस्टम के फॉल्ट है, मान लीजिए टीएसएस, और जितना मान लीजिए 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फॉल्ट हुआ, तो आपको उस केस में आपको देखेंगे आप पैरामीटर्स ट्रिपिंग के बहुत ज्यादा हैवी करंट और वोल्टेज उसके कम में बहुत लो वोल्टेज मिलेगा। और जैसे ही वो फॉल्ट बहुत फार अवे डिस्टेंस की फॉल्ट है, तो उसमें देखेंगे आपकी जो फॉल्ट करंट है वो आपको कम एंड वोल्टेज थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा एंड का वोल्टेज आपको सेटिंग्स उसमें, मतलब रिले की ट्रिपिंग जो डिटेल्स है वो दिखेगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे ये इस चार्ट की, जिसे हम बोले थे आर एक्सप्लेन की। आर एक्सप्लेन को बनाने से पहले हम देखेंगे OHE के कुछ पैरामीटर जो कि स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं हमारी। जैसे कि हम बात करें इंपीडेंस ऑफ सिंगल लाइन सेक्शन, तो सिंगल ट्रैक के इंपीडेंस हम कंसीडर करते हैं 0.41 पर किलोमीटर सिंगल लाइन सेक्शन के लिए OHE इंपीडेंस की कैलकुलेशन करने के लिए। डबल लाइन अगर ट्रैक है इसी की जगह, तो आप यूज करेंगे इसमें 0.24 ओम पर किलोमीटर। रिले कैरेक्टरिस्टिक एंगल जो होता है इसका, या फिर बोले हम इंपीडेंस एंगल जो है OHE का, वो है यहाँ पे स्टैंडर्ड 70 डिग्री, एंड लोड एंगल जो है वो है 36.9 डिग्री। यही वैल्यूज जो है हम रिले के जो पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे उसमें हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे आर एक्स प्लेन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आर एक्स प्लेन ड्रॉ किया है, जिसमें ये रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, इस एंड पे हमारे पास ये बैकवर्ड रेजिस्टेंस है, इतना पैरामीटर। एक्सेप्ट जो है यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्टेंस की बात हो रही है जो कि अपर डायरेक्शन में है, एंड बैकवर्ड रिएक्टेंस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट किया। अब यहाँ पे जब हम फॉरवर्ड रिएक्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्टेंस दैट इज एक्स एफ की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ किए। अच्छा, इस आर एक्स प्लेन में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है लोड इंपीडेंस, जो कि हमने बात की थी कि लोड इंपीडेंस एंगल जो है OHE का वो 70 डिग्री है, इसलिए 70 डिग्री के एंगल पे हमने यहाँ पे लोड इंपीडेंस लाइन ड्रॉ करी है। देन हमारे पास जो पीक लोड इंपीडेंस रहता है लाइन का, अगर हम बात करें टीआर की, तो 800 एम्पियर पे हम उसका पीक लोड लेके चलते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो एंगल था पीक लोड, इसका एंगल आपने इधर देखा था, लोड एंगल जो था इसका 36.9 डिग्री था। 36.9 डिग्री के बेसिस पे हम यहाँ पे पीक लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं OC के नाम से है। अब जब इसे हमने प्लॉट किया तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल ऑब्टेन हुए हैं, OCB एंड ACB। इन दोनों ट्राइंगल के कंपैरिजन के बेसिस पे हम यहाँ पे पैरामीटर्स डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरवर्ड रिएक्टेंस की, जो कि हमें देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्टेंस है
फॉरवर्ड रिएक्टेंस के केस में आप देख सकते हैं कि जो इंपीडेंस है Z वो डिराइव हो रहा है 0.41 ओम पर किलोमीटर, जैसे हमने बात करी थी, देन साइन 70 डिग्री OH इंपीडेंस एंगल एंड इनटू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर आप 100 किलोमीटर ले रहे हैं तो 100 इंटू साइन 70 इंटू 0.41 करके आप ये Z कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे 1.25 का जो रेशियो है वो यूज़ किया गया है फैक्टर्स ऑफ जो एरर होते हैं हमारे सीटीपीटी की जो टॉलरेंस लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग आपने 1.25 का ये लोग मतलब ये एज पर आइडियो से हम लोग उसे फैक्टर को काउंट करके चलते हैं। और इसे जब हम सेकेंडरी एंड पे कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसड्यूसर रेशो जो कि सीटी रेशो बाय पीटी रेशो रहता है आपका। मान लीजिए कि आपका सीटी रेशो 750/5 है एंड पीटी रेशो आपका 27 kV/110 वोल्ट है, तो उस रेशो के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है उसको कन्वर्ट करते हैं हम 25 kV एंड पे, 25 kV एंड पे ऐसे। तो फॉरवर्ड रिएक्टेंस का हमारा ये फॉर्मूला इससे कंप्लीट डिराइव होता है। ये देखेंगे कि आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे डिस्टेंस के। जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे रिले का, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर के लिए सेट करना है तो आपका एक्सेप्ट की वैल्यू उसी अकॉर्डिंग आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऑलरेडी फीडिंग सेक्शन में किसी न्यू लाइन को और ऐड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो एक्सेप्ट का फैक्टर है आपको उसकी सेटिंग इंक्रीज करनी पड़ती है, नहीं तो वो रिले अपने डिस्टेंस के लिए आपका जब आप उसका फॉल्ट करवाएंगे तो उसमें वो ट्रिपिंग सेंस नहीं करेगी रिले, इसलिए जो है उसकी रिले सेटिंग्स को हर बार रिवाइज किया जाना सजेस्ट किया जाता है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो पीक लोड इंपीडेंस के अकॉर्डिंग काम करता है, जो कि हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर का 100% जो हमने रेटेड किया 25 kV एंड पे वो अपना 800 एम्पियर आता है। तो 800 एम्पियर की सेटिंग देखते हुए हम इसका पीक लोड इंपीडेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि देख सकते हैं ZPL यहाँ पे 25 kV इंटू CT रेशो डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर 800 एम्पियर इंटू PT रेशो। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉलरेंस लिमिट को लेते हैं यहाँ पे 70% ऑफ ZPL टॉलरेंस लिमिट ली जाती है। अब यहाँ जो Z है उस Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्होंने दो ट्रायंगल कंसीडर की है, नेमली OCB। ACB की बात करें तो ACB में जो X है यहाँ पे X की वैल्यू आ जाती है यहाँ से AB tan 70 डिग्री। ये AB का जो एंगल आप देखेंगे ये भी 70 डिग्री है ये बेसिस पे। और जो x है अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो हमारा x डिटरमाइन होता है वो रहता है z साइन 36.9 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो ये एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है वो है 36.9 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर फीचर के अकॉर्डिंग हम लोग x की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, जिससे जो x का पैरामीटर यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास फाइनल OB जो यहाँ पे x निकला, आपने दोनों की वैल्यूज को कंप्यूट किया तो AB tan 70 इक्वल टू Z साइन 36.9 एंड AB की वैल्यू यहाँ पे 0.218। तो AB यहाँ पे जब 0.218 आया तो आपने क्या किया है OB से माइनस कर दिया है AB, जो कि आपका निकल के आ रहा है RF। तो RF कैलकुलेट करने के लिए OB माइनस AB, OB की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 0.7 टाइम्स ऑफ Z है एंड ये 0.21 टाइम्स ऑफ Z। तो RF इस केस में हमारे पास निकल के आता है 0.5812। देखेंगे कि RF के बाद हमारे पास सेटिंग आती है बैकवर्ड रेजिस्टेंस की RB की। बैकवर्ड रेजिस्टेंस आरबी जो है वो सेट किया जाता है इक्विवेलेंट टू आरएफ सेटिंग, जो कि फॉरवर्ड जैसे कि आपने डायग्राम में देखा यहाँ पे जितना आरएफ है उतना ही हम आरबी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड बैकवर्ड रेजिस्टेंस इक्वल लेके चल रहे हैं। देन जो एक्सबी की यहाँ पे बात हो रही है वो यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारा बैकवर्ड रिएक्टेंस। बैकवर्ड रिएक्टेंस हम बात करेंगे कि ये एक रिवर्स रीच दे रहा है कि इन केस आपका ग्रिड सप्लाई फेल हो रहा है उस केस में, या फिर आपने एडजस्टेंट TSS से सप्लाई फीड कर रखी है उसमें केस में ये वर्क करते हैं। इसकी मिनिमम सेटिंग आप 6 ओम से कम नहीं कर सकते हैं, मिनिमम सब्जेक्ट टू मिनिमम 6 ओम। और वैसे अगर आइडियली देखें तो एक्सपी जो है 25% रहेगा एक्सएफ का। तो अगर एक्सएफ आपका 100 मान लीजिए 100 ओम आता है तो एक्सबी जो होगा वो आपका 25 हो जाएगा इस तरीके से। देन जेड मिनिमम की बात करें जो हम फॉल्ट में यहाँ पे पढ़ रहे थे कि एक पैरामीटर हमारा सेट करता है रिले, जिस पे वर्क करती है कि जेड मिनिमम से जैसे ही वैल्यू जो जेड फॉल्ट की कम जाएगी तो रिले ऑपरेट होगा। तो उस केस में यहाँ पे जेड मिनिमम जो है वो भी एज एन इक्वल टू आरएफ हमारा सेट किया जाता है। रिले के अंदर जो डीपीआर रिले है उसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टैंडर्ड फीड की जाती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें मिनिमम ऑपरेटिंग करंट की। मिनिमम ऑपरेटिंग करंट इससे हमारा कहने का मतलब है कि जब भी कोई ऐसी फॉल्ट आती है तो उस फॉल्ट करंट में जब तक एक जो करंट है एक मिनिमम वैल्यू से जब तक हायर एंड पे नहीं होगा, नो मैटर आपका जेड कुछ भी हो, नो मैटर हो सकता है जेड आपका मिनिमम जेड से लोएस्ट एंड पे हो, लेकिन जब तक करंट की वैल्यू से हायर एंड पे नहीं होगी जो आपने सेट कर रखी है तब तक रिले ट्रिप कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो किसी भी फॉल्ट पैरामीटर में आप हमेशा ये भी देखें कि आई मिनिमम की सेटिंग जो है एज पर आरडीएस है जो कि 0.5 या फिर कहीं पे 1 एम्पियर, तो वो आप देख सकते हैं उस अकॉर्डिंग आप रिले में फीड करिए। RF1 जो है वो हमने देखा वो था हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, देन बैकवर्ड रेजिस्टेंस RB। एक्सएफ रेजिस्टेंस जो कि डिपेंड कर रहा था हमारा डिस्टेंस पे। बैकवर्ड रिएक्टेंस जो था वो हमारा 25% था एक्सएफ का। देन रिले कैरेक्टरिस्टिक एंगल जो कि डिफाइंड है 70 डिग्री यूज करना है। जेड मिनिमम इक्विवेलेंट टू हमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यूज करना है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा लोड इंक्रोचमेंट एंगल AL1 एंड AL2। AL1 एंड AL2 जो लोड इंक्रोचमेंट एंगल है वो बेसिकली आपके क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप शेडेड पोर्शन देखेंगे, जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे वो आपका लोड इंक्रोचमेंट एंगल है। बेसिकली ये वो सेक्शन है जिसे आपके जो RX प्लेन है उससे उसे मतलब इस एरिया को आप यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। इस एरिया में अगर आपका जेड मिनिमम फॉल करेगा तो इस केस में आपका रिले ट्रिप नहीं करेगा। उसका सीधा सा रीजन है कि ये शेडेड पोर्शन को एक्सक्लूड किया जाता है रिले से, क्योंकि कभी भी कई बार ऐसा होता है कि आपके सेक्शन में पावर फ्लो बहुत ज्यादा है, उस केस में जो वोल्टेज है वो सडनली ड्रॉप होता है। जब भी कभी जो ट्रेन है आपका सडनली बहुत ज्यादा हाई नॉच लेती है तो उस केस में वोल्टेज डाउन जाता है। एंड वो इंस्टेंट वोल्टेज डाउन के केस में जो जेड मिनिमम है हो सकता है कि केस में वो जेड मिनिमम है सेट जेड से किसी कम रीजन पे फॉल करे और उस केस में वो फॉल्ट ट्रिपिंग के केस में आपका देन डीपीआर ओपन करके बाकी सेक्शन
सेक्शन बाकी ट्रेन ऑपरेशन को अफेक्ट ना करे, इसलिए एक लोड इंक्रोचमेंट एंगल यहाँ पे सेट किया जाता है, जो कि A1 एंड A2 के एंगल से डिफाइन होता है। देन यहाँ पे बात की थी हमने मिनिमम ऑपरेटिंग करंट की एंड जेड मिनिमम की, जो कि इक्विवेलेंट था हमारे RF की। फिर जो हम A21 के अंदर इसके कैलकुलेशन देखेंगे, यहाँ पे अगर हम फॉर एन एग्जांपल एक स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर अपना लेके चल रहे हैं 21.6 MVA का, उसमें हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस हमारी सेटिंग जनरली फाइंड किया जाता है 12% है, बाकी आपको नेम प्लेट पे भी ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस वहाँ पे आपको मिलेगा लिखा हुआ। वोल्टेज एट नो वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड, जो कि नो लोड वोल्टेज काउंट किया जाता है, वो रहता है हमारा 132 kV। वोल्टेज उसी केस में सेकेंडरी साइड पे हमारा रहेगा 27 kV। फुल लोड करंट ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट जो रहता है सेकेंडरी एंड पे, वो हमने देखा 800 एम्पियर। देन ट्रांसफार्मर इंपीडेंस जो काउंट किया जाता है वो काउंट किया जाता है Z% इंटू वोल्टेज डिवाइडेड बाई ट्रांसफार्मर का MVA, जो कि यहाँ से कैलकुलेट आता है 4.05 ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस। देन हमने बात की थी जैसे पीटी रेशियो, जो फीडर पीटी रेशियो यहाँ पे कनेक्टेड रहता है वो 27,500/110 एंड सीटी रेशियो इज 750/5 एम्पियर का। इन दोनों CTR बाय PTR, जो पीटी रेशियो बाय सिटी रेशियो बाय PTR रेशियो हम डिवाइड करते हैं, उससे हमारा ट्रांसड्यूसर रेशियो का डेटा डिराइव होता है, जो कि 0.60। ये आगे फर्दर कैलकुलेशन में काम आता है किसी डेटा को प्राइमरी एंड से सेकेंडरी एंड पे कन्वर्ट करने के लिए। देन हमने बात की थी कि जो इंपीडेंस है OHE का इंपीडेंस था, वो हमने देखा था 0.41 ओम पर किलोमीटर। रिले का जो RC एंगल था वो 70 डिग्री एंड नो लोड वोल्टेज जो कि है हमारा 27,500। फिर हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्ट की सेटिंग, जैसे हमने उसका फॉर्मुला देखा था एक्सेप्ट का। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए आपने सेटिंग डिराइव कर रहे हैं आप 100 किलोमीटर के लिए, तो हमने देखा था कि 0.41, क्योंकि OHE का इंपीडेंस एंगल है तो 0.41 इंटू 100, तो इससे ये डिराइव हो गया 41 किलोमीटर इसका टोटल लाइन इंपीडेंस। एंड टोटल लाइन इंपीडेंस को जब आपने सेकेंडरी एंड पे कनेक्ट किया तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने CT रेशियो बाय PT रेशियो से, उसके बाद आपका 24.60 एंड उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपके साइन ऑफ 70 डिग्री से, प्लस आपने यहाँ पे 1.25 का फैक्टर काउंट किया, जो कि जो एरर थी CT-PT और रिले की उनकी एरर को जस्टिफाई करता है। तो इस तरीके से आपको फॉरवर्ड रिएक्टेंस यहाँ पे ये इस वैल्यू को डिराइव होती है। देन आपने बात की थी XV की, तो XV की हम कह रहे थे कि जो बैकवर्ड रिएक्टेंस रहेगा वो फॉरवर्ड रिएक्टेंस का 25% पे सेट किया जाता है, जो कि 25% हमने इससे डिराइव किया था, जो कि 7.22 ओम। अगर ये लेस देन 6 ओम आता है किसी भी रीजन से, तो भी हम यहाँ पे हायर एंड पे वैल्यू 6 ओम ही सेट करते हैं, उससे लेस देन 6 ओम से लेस देन हमें बैकवर्ड रिएक्टेंस सेट नहीं करना है। देन बात करते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की, जो डिराइव करी थी रिले कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम के थ्रू, जो कि हमने देखा था कि ZPL 25,000 इंटू CTR डिवाइड बाई 1.5 इंटू फुल लोड करंट LV साइड इंटू PTR, तो Z.5 यहाँ से निकल के आता है हमारा 25.5 ओम। और फिर जो ZPL था उसका 70% निकाल के हम लोग मल्टीप्लाई कर देते 0.581 से, जो कि रिले कैरेक्टरिस्टिक एंगल से जो हमारे पास डायग्राम आया था उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग था। तो इससे हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आता है 5.09 एंड क्योंकि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बैकवर्ड रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों ही 5.09 इस तरीके से हम DPR के सारे पैरामीटर सेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग Z मिनिमम भी। नेक्स्ट हम इस यहाँ पे जो DPR के केस में, मतलब फीडर प्रोटेक्शन रिले के केस में, हमारा एक और मोड था हमारे पास था इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। तो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले जो एज पर RDSO गाइडलाइन है वो है कि 200% ऑफ द रेटेड करंट। मान लीजिए आपका कोई भी फॉल्ट आता है जिसका रेटेड करंट हमारा नॉर्मली 100% जो रहता है ट्रांसफार्मर का वो रहता है 800 एम्पियर, तो 200% से मतलब हो गया हमारा 1600 एम्पियर। तो जब भी जो OCR की जो सेटिंग गई है, जब तक कोई फॉल्ट करंट आपका 1600 एम्पियर से ज्यादा नहीं होगा तब तक ओवर करंट रिले आपके सेक्शन में ट्रिप नहीं देगा। तो OCR की सेटिंग हमारे सेक्शन में करी गई है 1600 एम्पियर, जो कि अगर आप इसे रिले के टर्म्स में कन्वर्ट करें, तो रिले की परसेंटेज वाइज में कन्वर्ट करें तो वो 213% की सेटिंग के इक्विवेलेंट आता है। इसकी कैलकुलेशन हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा जो रेटेड करंट है, रेटेड सेकेंडरी करंट निकालने के लिए हम ट्रांसफार्मर के MVA को डिवाइड करते हैं 27 kV नो लोड वोल्टेज से OHE सेकेंडरी एंड पे, दैट इज 800 एम्पियर। एंड देन वैल्यू सेटिंग जो रिले की निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं रेटेड करंट इंटू 200, क्योंकि 200% पे सेट है, डिवाइड बाय CT रेशियो। इससे वैल्यू आपकी डिराइव होती है 10.66 एम्पियर। इसको जब हमने रिले के एंड पे कन्वर्ट किया, तो रिले के एंड पे कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि रिले जो है रिले के लिए 5 एम्पियर इज 100% है, तो 10.66 जो एम्पियर है उसका 213% है। इस तरीके से हर बार जो है रिले का जो परसेंटेज है, रिले की परसेंटेज डिराइव करने के लिए यही फैक्टर रहेगा, आप इंटू 100/5 ही करेंगे एंड डिवाइड बाय CT रेशियो, ये इसका प्रोसीजर रहेगा जब भी आप रिले के टर्म्स में उसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रॉन्ग फेज कपलिंग रिले की। रॉन्ग फेज कपलिंग रिले क्यों प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि हमने देखा था कि जो भी TSS है, जब भी ग्रिड GSS से सप्लाई ली जाती है, तो आप 2 फेज लेते हैं RY। देन जो नेक्स्ट जो फेज जो ग्रिड GSS वाले जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको साइक्लिक ऑर्डर में फेजेस प्रोवाइड करते हैं। लाइक एक TSS पे अगर आपको RY फेज प्रोवाइड किया, तो नेक्स्ट TSS में मोस्ट प्रोबेबली वो Y भी प्रोवाइड करेंगे, तो रोटेटिंग यानी कि साइक्लिक मैनर में वो फेज रेलवे को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका जो लोड है वो बैलेंस रहे। और हमने देखा कि सारे फेजेस जो 3 फेज रहते हैं RYB फेज, वो तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के 120 डिग्री अपार्ट रहते हैं। तो इन केस आपका अगर एक वोल्टेज और दूसरे वोल्टेज जो 120 डिग्री अपार्ट का वोल्टेज है वो दोनों आपस में फीड मिक्स होती है, तो उस केस में आपकी लॉन्ग फेज कपलिंग रिले आ सकती है, जो कि मोस्टली टाइम कब देखी गई है, जैसे मान लीजिए कोई लो को पास हो रहा है और डीजे ओपन नहीं किया, तो उस केस में आपके WPC आने के चांसेस रहते हैं। इसी इन के थ्रू मान लीजिए, वैसे तो इस डाटा में फीचर प्रोवाइड किया गया है कि जब भी किसी SP के BM के बोथ हैंड के कैट
दोनों एंड कर रखा है, जब तक वो लाइव है तब तक वो बट किसी रीजन से मान लीजिए ये फीचर उसमें नहीं इंस्टॉल्ड है, तो उस केस में मान लीजिए टीपीसी ने वो बीएम ऑपरेट किया एंड एक एंड पे आपके दूसरा फेज और एक एंड पे दूसरा फेज है, तो उस केस में डब्ल्यूपीसी आने के चांसेस रहते हैं। और जब भी दो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं तो वो दो फेज आपस में मिलते हैं, तो उस केस में वो शॉर्ट सर्किट करंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक हैवी फॉल्ट और मे भी हो सकता है कि बहुत हैवी फॉल्ट है। और उस केस में जो डब्ल्यूपीसी रिले सेंस करेगा, मान लीजिए एक फीड है आपकी दूसरे टीएसएस की और दूसरी फीड दूसरे टीएसएस की, तो जिस जिस एंड पे आपका डिस्टेंस कम रहेगा, एक एंड पे अगर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक एंड पे 60 किलोमीटर का, तो जो 40 एंड वाला जो किलोमीटर का जो फीडर सीवी रहेगा वो पहले डब्ल्यूपीसी को सेंस करके उसको ट्रिप करवाएगा, राइट। तो अब देखते हैं डब्ल्यूपीसी में यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स प्रोवाइड की गई है। डब्ल्यूपीसी के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हम आर एक्स प्लेन देख रहे हैं, आर एक्स प्लेन से अपन देख सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो फॉल्ट है वो लाई करता है। देन सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो इसका सेट रहता है वो रहता है 90 डिग्री टू 150 डिग्री। देन दो वैल्यू यहाँ पे सेट की जाती है जेड की, जेड मिनिमम और जेड मैक्सिमम। अब आपने जैसे देखा था कि डीपीआर के केस में जो जेड था वो 5.09 से कम पे सेट था, जो कि लो रेजिस्टेंस फॉल्ट के लिए। बट डब्ल्यूपीसी के केस में यहाँ पे जेड की वैल्यू जो है वो हायर एंड पे सेट है, दैट इज 11 ओम एंड 39 ओम। बट क्योंकि यहाँ पे जो दोनों की जो एंगल है, जो फॉल्ट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो इसीलिए ये उसको सेपरेट करती है। यही इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। ऑल्सो जब हम बात करेंगे ऑटो रिक्लोजर की, तो डब्ल्यूपीसी के केस में जब भी कभी ऐसी ट्रिपिंग आएगी जिसका रीजन डब्ल्यूपीसी है, तो फेजेस का शॉर्ट है, उस केस में ऑटो रिक्लोजर बाईपास रहता है और बाईपास रहना चाहिए। आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, लेकिन एज पर आरडीएस वो इनेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो गलत फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट हैवी फॉल्ट है, तो इस वजह से उसे डिसेबल करा जाता है। तो डब्ल्यूपीसी प्रोवाइड की गई है रॉन्ग फेस कपलिंग के लिए, ड्यू टू फेस फॉल्ट्स की वजह से जो कपलिंग होती है उसके लिए डब्ल्यूपीसी प्रोवाइड की गई है। देन ऑल्सो इसमें जैसे हम बोलते हैं रीजनरेटिव करंट, जो कि लोगों के थ्रू बैक फीड किया जाता है ग्रिड को, उसकी सेटिंग सेट की जाती है 3 एम्पियर की, क्योंकि जो रीजनरेटिव करंट है वो ऑब्वियसली बात है कि आपके नेगेटिव मतलब जो उसका फेस डिफरेंस रहेगा वो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट रहेगा उसका। तो 3 एम्पियर तक का अगर रिवर्स में डायरेक्शन रिवर्स एंड का करंट है, तो ये उसे ऑलरेडी मतलब सेपरेट करके रहता है, उस फीचर को ये रिले में काउंट। नेक्स्ट मोड हमारे इस रिले में आता है ऑटो रिक्लोजर रिले। ऑटो रिक्लोजर से बेसिक मीनिंग है कि कभी भी अगर सीबी कोई फॉल्ट को सेंस कर रहा है, तो उसे मैनुअली जाके हमें या टीपीसी को क्लोज ना करना पड़े, वो खुद से ही जो सर्किट ब्रेकर है, जो रिले है, उसे इंस्टेंट कमांड देगा ऑटो रिक्लोजिंग की, एंड जो सीबी है देन फॉल्ट क्लियर करके वापस से रिक्लोज होगा। और अगर फॉल्ट तब तक क्लियर हो जाती है, तो देन नॉर्मल जो आपका फीडिंग सेक्शन है या नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन है वो हेल्दी रहेगा। और नहीं तो अगर उस केस में भी लाइक फर्स्ट ऑटो रिक्लोजर के बाद भी अगर आपका फॉल्ट क्लियर नहीं होता है, तो उस केस में रिले वापस से फॉल्ट सेंस करेगा सेम टाइम पे करंट एंड वोल्टेज, एंड अगेन वो लॉकआउट कंडीशन में हमारी रिले को सेंड कर देता है। लॉकआउट कंडीशन से बेसिक मीनिंग है कि जैसे लाइक फर्स्ट टाइम फॉल्ट आया, रिले ने सेंस किया, रिले ने फॉल्ट सेंस करके सर्किट ब्रेकर को कमांड दी, सीबी ओपन हो गया। सीबी ओपन होने के बाद एक उसे डेड टाइम दिया, डेड टाइम बोले या आर्क फॉल्ट क्लियरिंग, एक हमने उसे टाइम दिया जब तक आर्क एक्सटेंशन हो गया, फॉल्ट क्लियर हो गया। उसके बाद जो रिले है इटसेल्फ उसने डेड टाइम और रिक्लेनिंग टाइम के बेसिस पे उसे वापस से फीडर सीबी को कमांड दी, फीडर सीबी देन फाइनल फर्स्ट टाइम पे ऑटो रिक्लोज हुआ। जब ऑटो रिक्लोज हुआ फिर से रिले ने अगर सीटी और पीटी की करंट और वोल्टेज की वैल्यू रीड करी, अगर अभी भी फॉल्ट परसिस्ट कर रहा है, तो अगेन जो रिले है उसे फिर से ट्रिप की कमांड देगा, और इस केस में जो सर्किट ब्रेकर है वो लॉकआउट की कंडीशन में चला जाएगा। लॉकआउट की कंडीशन से बेसिक मीनिंग है कि अब जो है टीपीसी को उसे मैनुअली आके रिक्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके वो सेक्शन नॉर्मली ट्रेन ऑपरेशन रहेगा। मान लीजिए कि लॉकआउट के केस के बाद फिर से टीपीसी फर्स्ट कमांड देता है, फर्स्ट कमांड में अगर आपका सीबी क्लोज हो जाता है और फिर से रिले कोई फॉल्ट सेंस नहीं करती है, तो उस केस में जो है वो फर्स्ट टाइम में आपकी फॉल्ट क्लियर हो गई तो वेरी गुड। अगर उसके बाद भी आपकी फॉल्ट क्लियर नहीं होती है, तो देन टीपीसी के द्वारा इट्स लाइक वो एक परमानेंट फॉल्ट है, और उस केस में जो फॉल्ट सेग्रीगेशन देन टीपीसी के एंड से स्टार्ट होता है। जनरली हमने देखा है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि 80 to 90% की जो फॉल्ट्स आती है ट्रांसमिशन लाइन पे या हमारे ओएचई पे, वो ट्रांजिट नेचर की हो सकती है, किसी झाड़ी से, हवा से, या फिर वाइंडिंग वायर से, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, जिसमें एक बार की फर्स्ट कमांड की ऑटो क्लोजिंग करते ही सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट क्लियर हो जाती है। देन कुछ फॉल्ट्स ऐसी रहती है जो 10 to 20% फॉल्ट्स हमारे ऐसे रहते हैं जो सेमी परमानेंट नेचर की होती है, जैसे कि स्मॉल ट्री ब्रांच, जब वो फर्स्ट कमांड सीबी देता है तो इतने में आपका जो ट्री ब्रांच है वो बर्न होकर सिस्टम से आइसोलेट हो जाती है, एंड देन सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। या फिर मंकी इलेक्ट्रोक्यूशन है, वाइंडिंग वायर है, ये कुछ हैवी फॉल्ट्स होती है, उस केस में सीबी लॉकआउट केस में चली जाती है। तो जब भी कभी टीपीसी फर्स्ट कमांड में देके ट्राई करता है सीबी को रिक्लोज करने का, तो वो रिक्लोज हो जाती है। देन कुछ फॉल्ट्स ऐसी है जिसमें वो कभी भी मतलब बिना सेग्रीगेट किए आपके सेक्शन को वो नॉर्मल सीबी क्लोज नहीं होगा, तो उस केस में देन सेग्रीगेशन किया जाता है। एज पर आरडीएसओ हमें जो नंबर ऑफ शॉट्स है वो फर्स्ट रिक्लोजिंग ही ओनली अलाउड है, मतलब नंबर ऑफ शॉट्स जो ऑटो रिक्लोजर में है, सीबी जो होगा एक बार के लिए ही रिक्लोज की कमांड दी जाती है ऑटो रिक्लोजर के केस में। देन डेड टाइम इसका 0.5 सेकंड है, दैट इज 500 मिली सेकंड्स, रिक्लेमिंग टाइम 300 सेकंड्स। और जो ये वैल्यू है हमारे पास ऑटो रिक्लोजर की को बाईपास भी किया जाता है किस केस में, अगर मान लीजिए आपका जो फॉल्ट है वो बहुत हैवी फॉल्ट है, जो कि 45 एम्पियर से ज़्यादा का अगर हम सेकेंडरी साइड पे कन्वर्ट करें, ज़्यादा का फॉल्ट है करंट है, तो उस केस में रिले ये करंट को सेंस करके सीबी को ऑटो रिक्लोजर की कमांड नहीं देगा। तो कभी ऐसा हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम में फॉल्ट आया एंड रिले ने मतलब वो ऑटो रिक्लोज नहीं हुई सीबी, तो उस केस में आप देखिएगा आपका जो करंट है वो आपके 4500 एम्पियर से या जितना भी आपने रिले में सेटिंग सेट कर रखी है उस करंट से वो ज़्यादा की वो फॉल्ट होगी, उस केस में ऑटो रिक्लोजर बाईपास हो जाए।
नेक्स्ट मोड है हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर फ्यूज फेलियर। पीटीएफएफ मोड जो है वो यूज़ किया जाता है इनकेस आपके जो सर्किट में फीडर पीटी कनेक्टेड था, फीडर सीबी के जस्ट आप देखेंगे नियर बाय जो फीडर पीटी हमारे पास फीडर प्रोटेक्शन पीटी कनेक्टेड था, उस केस में अगर वो वोल्टेज आउटपुट में जनरेट नहीं करके दे रहा है, उसका फ्यूज फेल हो चुका है, उस केस में ये मोड जो है वो काम में आता है। इस केस में क्या होता है, जो आपका रिले है वो रीड करेगा वोल्टेज, जो वो रीड करेगा वो 2500 वोल्टेज या उससे कम की अगर सेटिंग को रीड कर रहा है, तो पहली कंडीशन तो उस केस में ये रहती है। और करंट जो है उसकी लिमिट हमारी सेट की जाती है 1.5 एम्पियर या ये कहिए 225 एम्पियर। ये भी दो मोड में काम करता है। पहला है पीटीएफएफ अलार्म मोड, जो कि ये कहता है कि वोल्टेज भी आपका 10 वोल्ट से कम है और करंट भी आपका 1.5 एम्पीयर से कम है। मतलब सेक्शन में लोड भी बहुत कम है और वो पीटी तो क्योंकि पीटी का फ्यूज फेल हो चुका है तो वोल्टेज रीड नहीं करती है, तो इस केस में वो केवल अलार्म जनरेट करेगा। बट अगर किसी केस से ऐसा हो रहा है कि आपका वोल्टेज तो 10 वोल्ट से कम है, लेकिन सेक्शन में ट्रेन है, तो इस वजह से वो क्या हो रहा है कि 1.5 एम्पीयर से ज्यादा का करंट रिले रीड कर रही है, या फिर 225 एम्पीयर आपका सेकंड मतलब इस एंड पे 750 एंड की टर्म्स में, तो उस केस में मतलब सेक्शन में ट्रेन ऑपरेशन है और उस केस में रिले जो रीड करेगा वो क्या करेगा, फिर वो पीटीएफ ट्रिप की, इस केस में रिले के थ्रू ट्रिप कमांड जनरेट होगी, वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाएगा और फिर आप पैरामीटर्स देखिए, ऑब्जर्व करिए, तो वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू आपको ये मिलेगी। इसका बेनिफिट ये भी है कि मान लीजिए कभी मान लीजिए ये सेटिंग इसमें रिले में नहीं फीड की जाती है और कभी कोई किसी केस में ट्रिपिंग आई, तो क्योंकि डीपीआर का प्रोटेक्शन वर्क करता है वोल्टेज एंड पे, अगर रिले को वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो जो आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, जो रिले डीपीआर वी बाई आई का रेशियो कैलकुलेट कर रहा है, वो कभी भी वी बाई आई का रेशियो एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं करेगा। इस वजह से ना वो कैलकुलेट करेगा, देन वो डीपीआर रिले जनरेट नहीं करेगा। तो इसीलिए पीटीएफ ट्रिप के थ्रू ये जो ट्रिपिंग है वो सिस्टम में फीड की गई है। देन इसमें एक टाइम डिले भी होता है, जैसे हम अलार्म क्लॉक के नेम से सेटिंग सेव करते हैं, जो कि आता है 100 मिली सेकंड। ये रीड करता है कि 100 मिली सेकंड तक ऐसी कंडीशन जनरेट हो रही है, देन जाके वो जो अलार्म जो है उसका सिग्नल वो देगा 100 मिली सेकंड्स के बाद। तो ये सेटिंग्स फिक्स सेटिंग्स है, 10 वोल्ट 1.5 एम्पियर 0.1 सेकंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्विच ऑन टू फॉल्ट मोड। स्विच ऑन टू फॉल्ट मोड से क्या बेसिक मीनिंग है, मान लीजिए इसकी जो सेटिंग रहती है वो हमारी 10 एम्पियर रहती है। ये कहता है कि डिटेक्ट द फॉल्ट्स दैट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द ओवरहेड लाइन। मान लीजिए आप ओवरहेड लाइन चार्ज कर रहे हैं और फॉल्ट उस पर ऑलरेडी 10 एम्पीयर से ज्यादा का फॉल्ट है, तो सबसे पहले वो एसओटीएफ के केस में उसे ट्रिप करवा के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। ये है इसका। मान लीजिए आपने पहली ट्रिपिंग आई और सेकंड ट्रिपिंग जब वो ऑटो रिक्लोजर हो रही है, ऑटो रिक्लोजर के टाइम पे भी जो फॉल्ट है वो 10 एम्पीयर से ज्यादा का फॉल्ट रीड कर रही है, तो उस केस में वो 1500 एम्पीयर जो कि हमारी लिमिट सेट है इसकी, उस केस में एसओटीएफ के थ्रू ट्रिप कमांड जनरेट करेगा। यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे ओसीआर का हमारा 1600 एम्पीयर था, तो ओसीआर इज अदर मोड। एसओटीएफ मोड जब है जब वो फिर से आप क्लोजिंग कर रहे हैं ब्रेकर की, जो फॉल्ट परसिस्ट है ओवरहेड लाइन में, तो ये उस केस में यूज। नेक्स्ट मोड इसमें हमारा आता है लोकल ब्रेकर बैकअप। लोकल ब्रेकर बैकअप का फीचर ये है कि इसमें टाइम डिले दिया जाता है फीडर से भी अगर किसी भी रीजन से हमारा ओपन नहीं हो पा रहा है फॉल्ट के केस में, तो जो A21 आ रिले है, ऑल्सो जो A22 ना तो वो A के सार के थ्रू या फिर जो डेल्टा आई और बैकअप डीपीआर है उस रिले के थ्रू किसी भी केस में अगर फॉल्ट के टाइम पर फीडर सी भी ओपन नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, उसका जो बैकअप अपने सर्किट में जो आता है वो आता है अपना एलबीसीबी। तो फीडर सी भी अगर ये किसी रीजन से ओपन नहीं हो तो वो एलबीसीबी को ट्रिप करवा देगा विद इन 200 मिली सेकंड्स के टाइम डिले के बाद। तो ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि किसी रीजन से आपका जो ट्रिपिंग कमांड है वो रिले के थ्रू नहीं जा पा रही है, फीडर सीपी तक का जो ट्रिपिंग स्ट्रिप सर्किट है वो फेल हो रखा है, तो उस केस में क्योंकि फॉल्ट तो क्लियर करना है, हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी जो फॉल्ट है वो बैकेंड पे एलवीसीबी या एचवीसीबी या जीएसएस तक फॉल्ट हमारा ट्रेवल करे। तो जो कैस्केडिंग इफेक्ट के थ्रू हम पहले फीडर से भी ट्रिप करवाते हैं, फीडर से भी अगर किसी रीजन से ट्रिप नहीं होता है तो एलवीसीबी, एलवीसीबी भी नहीं होता है तो एचवीसीबी। ये मतलब सीक्वेंस में हमारा जो प्रोसीजर है, इस सीक्वेंस में हमारी टाइम डिले की सेटिंग सेट की जाती है। नेक्स्ट रिले आती है हमारे पास, अब है A22 आर रिले, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो वेक्टोरियल डेल्टा आई प्रोटेक्शन रिले है वो भी हमारी फीडर सर्किट ब्रेकर के प्रोटेक्शन के लिए है। इसकी हमने बात की थी, इसमें दो मोड है, एक है डेल्टा आई रिले मोड एंड सेकंड आता है बैकअप डीपीआर मोड। तो जो वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले मोड है वो यूज किया जाता है हाई रेजिस्टिव फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए। डेल्टा आई पे डेल्टा टी के बेसिस पे ये वर्क करती है कि किसी भी टाइम पे अगर जो रिले है वो 300 एम्पेयर का करंट डिफरेंस रीड करती है, मतलब बेस करंट और फॉल्ट करंट के बीच में 300 एम्पेयर का डिफरेंस है, और वो भी जो डिफरेंस है उसका टाइम डिले जो टाइम है वो 60 मिली सेकंड्स के अंदर अगर सडनली आपका 300 एम्पेयर का करंट इंक्रीज हुआ है, तो वो उसे एज एन वेक्टोरियल डेल्टा आई के रिले के थ्रू ट्रिप सेंस करके फीडर सीबी को ट्रिपिंग का कमांड जनरेट करती है। एंड एडिशनली इसमें एक टाइम डिले दिया जाता है जो कि 140 मिली सेकंड्स का है, वो टाइम डिले दिया जाता है, और इसमें कुछ सेटिंग्स रहती है जैसे थर्ड हार्मोनी की डिसेंसिटिव उसे 100% पे उसे सेट किया जाता है। अगर कभी आपको सेक्शन में देखिए कि आपका जो वेक्टोरियल डेल्टा आई की ट्रिपिंग्स है वो बहुत फ्रिक्वेंट आ रही है, फ्रिक्वेंट क्योंकि आज अभी क्या हो गया है कि आपका WH12 लोको है जो सडनली नॉच इंक्रीज करने पे बहुत ज़्यादा एम्पेयर करंट इंक्रीज करता है, अभी वंदे भारत ट्रेन है, तो उस केस में आप ये सेटिंग्स इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये 300 ये डिफरेंस डिपेंड करता है कि आपका जो सडन करंट जो इंक्रीज हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ये जो डिस्टेंस हाई रेजिस्टिव फॉल्ट है उनको क्लियर करने के लिए लगाई जाती है, जैसे कि आपका जो पेड़ पेड़ है वो ओएचपी के गया, उस केस में वो एक तरह की हाई रजिस्टिव फॉल्ट है। जब हमने जेड की बात की थी तो जेड के केस में आपका इंपीडेंस काउंट हो रहा था, यहाँ पे आपका केवल रेजिस्टेंस काउंट होता है।
रहे थे सेकंड प्रोटेक्शन में बात की थी कि पहला तो आपका इस रिले के अंदर वेक्टोरियल डेल्टा आई प्रोटेक्शन हो गया एंड सेकंड आपका बैकअप डीपीआर प्रोटेक्शन। बैकअप डीपीआर प्रोटेक्शन की सेटिंग आपके सिमिलर रहेगी एज एन डीपीआर या फिर जो नया स्पेक है आरडीएसओ का TIIN0049 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो इस तरीके से हम उसकी सेटिंग्स डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पे जो पीक लोड करंट है वो दिया जाता है 800 का हमारा सेकेंडरी एंड पे पीक लोड करंट होता है। देन साइन 70 डिग्री जो इसकी सेटिंग्स रहती है हमारी। डिस्टेंस जो भी आप जैसे डीपीआर में जो सेटिंग डिस्टेंस की लेके चल रहे थे वही आप बैकअप डीपीआर में इसकी सेटिंग्स लेंगे डिस्टेंस की। सीटी एंड पीटी रेशो देन ट्रांसड्यूसर रेशो अगर आप लेके चल रहे हैं तो देन हमने बात की थी जैसे आरएफ की है तो आरएफ एज पर न्यू जो गाइडलाइंस आई है हमारे बैकअप डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले की उसके अकॉर्डिंग आरएफ जो है वो 30 टाइम्स होगा आपके रेशो का। रेशो जो हमने यहाँ पे डिराइव किया था आप देख सकते हैं रेशो जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था CTR रेशो बाय PTR रेशो जो कि था 0.16। तो उस रेशो के बिहाफ पे आपने 30 इंटू रेशो मल्टीप्लाई किया जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग होगी। देन बैकवर्ड रेजिस्टेंस वो 6 एम्पियर आ गया 6 ओम आ गया उस केस में। देन फॉरवर्ड रिएक्टेंस जैसे कि हमने बात की थी वो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। डिस्टेंस देन ओएचई का इंपीडेंस एंगल रिले कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल एंड रेशो। उस केस पे आपने फॉरवर्ड रिएक्टेंस डिराइव किया। बैकवर्ड रिएक्टेंस जो कि इस केस में हमारी 10% है एक्सएफ का। डीपीआर के केस में वो 25% था एक्सएफ का। यहाँ पे ये अलग सेटिंग है। तो ये 4 सेटिंग आरडीएसओ के थ्रू न्यू रिलीज करी गई है। इनके अकॉर्डिंग आप डीपीआर की सेटिंग सेट कर सकते हैं। देन लोड एंगल ऑफ टीएसएस मैक्सिमम लोड एंगल A1 A2 43 या आपको एज पर आपका जो लोड एंगल चलता है उसके अकॉर्डिंग आप ये सेटिंग सेट कर सकते हैं। मिनिमम ऑपरेटिंग करंट सेम इस केस में भी रहेगा जब तक कोई भी फॉल्ट डीपीआर जेड मिनिमम सेंस कर रहा है रिले लेकिन जो करंट है फॉल्ट का वो इस लिमिट से ज्यादा नहीं है तो वो ट्रिप नहीं देगा। देन जेड मिनिमम यहाँ पे 0.9 इंटू 25,000 डिवाइड बाय लोड करंट। लोड करंट अब आपके ऊपर है कि आप 800 एम्पियर लेके चल रहे हैं। मतलब आप जो लोड करंट है आपका आप 3 महीने का एनालाइज करिएगा। इसमें आरडीएसओ ये कहते हैं कि अगर आप 3 महीने का मैक्सिमम पीक लोड करंट देखिए 800 एम्पियर है 900 है 1200 है जो भी आपका करंट है उस बेसिस पे आप यहाँ पे जेड मिनिमम की सेटिंग रख सकते हैं। देन एडिशनल टाइम डिले जो कि 150 मिली सेकंड है एंड रिले कैरेक्टरिस्टिक एंगल 70 डिग्री। एडिशनल टाइम डिले यहाँ पे 150 मिली सेकंड इसलिए दिया गया है इन केस डीपीआर ने भी सेम डिस्टेंस मतलब A21R के अंदर जो आपका डिस्टेंस है जो डीपीआर है उसने भी आपकी फॉल्ट सेंस करी एंड A22R ने भी सेंस करी। तो अगर A21R 150 मिली सेकंड तक ट्रिप कमांड जनरेट नहीं करता है किसी भी रीजन से मतलब ये जब ये सेंस करेगा रिले की ट्रिपिंग उसके ये फॉल्ट जब सेंस कर लेगा उस फॉल्ट को सेंस करने के टाइम डिले मतलब 150 मिली सेकंड के बाद ही ट्रिपिंग कमांड जनरेट करेगा उससे पहले नहीं क्योंकि उससे पहले ये देखा जाता है कि मे बी डीपीआर सेंस करके हमारे डिस्टेंस प्रोटेक्शन अप्लाई करके फॉल्ट सेंस करके सीबी को ट्रिप करे ऐसा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था कि एक रिले थी हमारे पास न्यूमेरिकल AC एंड DC सुपरविजन रिले। ये पैनल पे दोनों वे के लिए अलग अलग सेपरेट प्रोवाइड की जाती है। AC भी मॉनिटर करेगा एंड DC भी मॉनिटर करेगा। DC जो आपकी DC टीवी बॉक्स जो आता है जो DC उसको मॉनिटर करता है DC AT की सप्लाई जो आ रही है उसको मॉनिटर किया जाता है। DC मोड में यहाँ पे 2 मोड काम करते हैं DC अंडर वोल्टेज अलार्म एंड DC अंडर वोल्टेज स्ट्रिप। अलार्म के केस में तो ये केवल अलार्म जनरेट करके जो की सेटिंग है कि DC जो 110 की जगह अगर 100 वोल्ट से कम जा रहा है और 30 सेकंड्स तक वो कम ही है उस केस में अलार्म जनरेट करके टीपी से यहाँ पे सेंड कर देता है और ये हमें बता कम जा रहा है। लेकिन अगर सेट डिले अगर आपका जो DC का वोल्टेज है 82 वोल्ट से कम जाता है तो जैसे अगर सर्किट ब्रेकर में हमारे पास एक डिवाइस रहती है कैपेसिटर ट्रिप CTD जिसे हम बोलते हैं उस डिवाइस की ही वर्किंग के अकॉर्डिंग ये ट्रिप कमांड जनरेट करता है DC अंडर वोल्टेज ट्रिप के केस में। ये तीनों ही सीबी फीडर सीबी LV CB HV CB तीनों ही सीबी को एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रिप करके आपका जो सेक्शन है मतलब उस केस में तीनों ही ओपन हो जाएगी। तो ये DC अंडर वोल्टेज स्ट्रिप इसका एक मेन बेसिक फीचर है जो हमेशा टेस्ट किया जाना चाहिए। देन है DC ओवर वोल्टेज अलार्म बैटरी ओवर चार्ज हो रही है उस केस में आपके पास ओवर वोल्टेज अलार्म जनरेट होगा। देन नेक्स्ट मोड आता है इसका AC का। AC जो ये करंट मॉनिटर करता है उसमें भी दो मोड होते हैं उसके AC लो अलार्म एंड AC हाई अलार्म जिसकी सेटिंग रिलेटिवली अगर 180 वोल्ट से कम जा रहा है तो ये AC लो अलार्म जनरेट करेगा एंड 270 वोल्ट से अगर हायर एंड पे जा रहा है तो वो AC हाई अलार्म जनरेट करेगा। हम देखेंगे प्रोटेक्शन स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक लोको शेड या ट्रिप शेड या फिर कोई साइडिंग या यार्ड के लिए जो भी प्रोटेक्शन स्कीम हमने यूज की है उसके प्रोटेक्ट जनरली हम देखते हैं क्या होता है कि TSS से आपकी फीड जो है वो TSS में ही आपका सर्किट ब्रेकर लगा रहता है रिले लगी हुई है एंड पूरे सेक्शन को फीड करती है। बट अगर कोई सेपरेट यार्ड है जिसका जो मतलब जिसमें अगर सप्लाई ट्रिप ये हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं अलग से कंट्रोल पैनल प्रोवाइड करते हैं किसी भी SSP या SP पे जहाँ से वो जो लाइन हमने डिवाइड करके ट्रिप शेड या यार्ड में प्रोवाइड कर रखी है उस केस में आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका एक ट्रिप शेड है वहाँ पे आपने एक फीडर सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किया CT और PT कनेक्ट किया उसके लिए और आइसोलेटर के थ्रू आगे सप्लाई आपने फीड करी। तो ये जो यहाँ पे कंट्रोल सर्किट ब्रेकर है और इसी के साथ आपने यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगाया जिसके अंदर आपने रिले प्रोवाइड करेंगे वो रहेगी हमारे पास A21 रिले जिसके अंदर DPR का प्रोटेक्शन रहेगा डिस्टेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा साथ ही उसके अंदर इंस्टेंटेनियस OCR का प्रोटेक्शन रहेगा और एक प्रोवाइड मैंडेटरी है प्रोवाइड करना मास्टर ट्रिप रिले। ये इस प्रोटेक्शन पे वर्क करेगा कि जैसे कभी हमने देखा था फॉल्ट आती है तो जो हमारा नॉर्मल प्रोटेक्शन स्कीम में क्या होता है जो फीडर सीबी है वो फर्स्ट कमांड में ऑटो रिक्लोज होकर वापस से एक बार ट्राई करता है सर्किट को होल्ड करने की। यदि फिर से वो फॉल्ट क्लियर नहीं होता है तो उस केस में वो लॉकआउट जोन में जाता है। बट इस यहाँ पे क्या होगा जो ऑटो रिक्लोजर की कमांड हम फीडर सीबी के केस में 1 दे के रखते थे ट्रिप शेड का जो सीबी रहेगा उस केस में हम जो ऑटो रिक्लोजर रहेगा उसे डिसेबल करके रखेंगे। मतलब क्या होगा कि जो आपका TSS का जो सर्किट ब्रेकर है वो तो फॉल्ट आते टाइम
ऑटो रिक्लोज होकर क्लोज हो जाएगा। लेकिन फॉल्ट क्योंकि यहाँ पे है तो फॉल्ट इस रिले ने भी रीड करी तो ये ऑटो रिक्लोज नहीं होगा। टीपीसी को मैनुअली आके सर्किट ब्रेकर को कमांड दे के इसे क्लोज करके होल्ड करवाना पड़ेगा। इससे या तो हो सकता है कि सेकंड टाइम में जब भी वो कमांड जाए फीडर सीबी पे ऑटो रिक्लोजर की, तो फॉल्ट अपने आप आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका जो सेक्शन है वो आइसोलेट हो ही चुका है। तो इस बेसिस पे ये काम करते हैं कि ऑटो रिक्लोजर आपको इस केस में डिसेबल रखना है, लेकिन टीएसएस केस में जो फीडर सीबी ऑटो रिक्लोज करके नॉर्मल आपका ट्रेन ऑपरेशन अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कैपेसिटर बैंक के केस में क्या रहता है। कैपेसिटर बैंक जो है हमारा टीएसएस में प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए जो यूज़ किया जाता है फॉर द कंपनसेशन ऑफ लैगिंग रिएक्टिव एम्बियर। रिएक्टिव पावर की कंपनसेशन के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सर्किट में कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 kV तक का वोल्टेज जो है वो हमें राइज करके देता है। और ये लाइट लोड या नो लोड कंडीशन में कैपेसिटर बैंक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन हैवी लोड के केस में क्या करता है, क्योंकि लोड आपका ऑलरेडी इंडक्टिव है, जो ट्रेन है ये सब इंडक्टिव लोड है, तो ये कैपेसिटर बैंक उसको उसमें कैपेसिटिव पावर प्रोवाइड करके उसको बैलेंस करने का ट्राई करता है। आप देखेंगे यहाँ पे एसपीआई कनेक्टेड है, एसपीआई के बाद आपके पास पीटी है, देन सीटी है, देन सर्किट ब्रेकर, देन एलई, देन सीरीज रिएक्टर टू कंपेंसेट द स्विचिंग इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर बैंक, एंड देन कैपेसिटर बैंक जिसके साथ में हमने न्यूट्रल सीटी यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट कर रखा है, एंड देन उसे बड़ी ड्रिल के थ्रू ग्राउंड कर रखा है। देन कैपेसिटर बैंक की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 रिले प्रोवाइड करी गई है। सबसे पहले हमारे पास जो रिले प्रोवाइड करी है 825R, जो कि न्यूमेरिकल ओवर करंट प्लस करंट अनबैलेंस प्रोटेक्शन रिले प्रोवाइड करती है। ओवर करंट से इसका मतलब है कि जब भी कभी कैपेसिटर बैंक सर्किट में लिया जाता है तो एक साथ वो बहुत हैवी करंट ड्रॉ करता है, और वो हैवी करंट उसकी कैपेसिटी जितना हो तब तक ओके है, बट उससे बहुत ज्यादा एंड पे अगर ओवर करंट ड्रॉ होता है तो वो सिस्टम के लिए फॉल्टी है। तो उसकी सेटिंग की जाती है 50% ऑफ रेटेड, जो कि 54% मतलब 108.64 एम्पियर की इसकी सेटिंग की जाती है, जिसमें टाइम डिले दिया जाता है 0.14 इसका टीएमएस का। देन सेकंड इसमें मोड होता है हमारे पास करंट अनबैलेंस मोड। ये ट्रांस कैपेसिटर बैंक की जो इंटरनल फॉल्ट है उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी जो सेटिंग इसके अकॉर्डिंग डिराइव की जाती है कि करंट अनबैलेंस करंट इनटू 100 डिवाइड बाय रेटेड सेकेंडरी सिटी रेशियो, जिसकी कैलकुलेशन 43% एंड 300 से, मतलब इसका जो टाइम डिले वो 200 से 400 मिली सेकंड्स का इसका टाइम डिले इसमें दिया जाता है। अच्छा, इसमें ये भी रहता है कि कभी किसी केस से अगर आपका करंट अनबैलेंस रिले ऑपरेट होता है तो मैनुअली जाके आपको उस जो कैपेसिटर बैंक का अलग से पैनल है उस पर उसे जाके रीसेट करना पड़ेगा, तभी आप कैपेसिटर बैंक को अगेन आप सर्किट में यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। नहीं तो मतलब टीपीसी एंड से जब आप कमांड देंगे तो वो क्लोज सर्किट ब्रेकर नहीं होगा। देन कैपेसिटर बैंक के लिए हमारा दूसरा प्रोटेक्शन जो है वो है न्यूमेरिकल अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले 826R, जिसमें 2 मोड है, एक है उसका ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज रिले। ओवर वोल्टेज के केस में हम देखेंगे कि इसकी सेटिंग की जाती है 121 वोल्ट पे। वहाँ जो सर्किट में पीटी कनेक्टेड थी वो इसे इसका वोल्टेज कंटिन्यू मॉनिटर करती है। तो अगर आपका जो 80 का सप्लाई है वो मतलब जो आपका 27,500 का 110 की पीटी लगी है उसका ये फीड मॉनिटर करती है। अगर वो 121 से हायर एंड पे जा रही है तो 0.06 के टाइम डिले के बाद, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड है, उसके बाद वो ट्रिप करके फीडर इसको कैपेसिटर सीबी को आइसोलेट करेगी। सेकंड आता है इसका अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, जो कि प्रोवाइड किया जाता है फॉर पीटी का वोल्टेज अगर 17,500 से, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कभी पावर सप्लाई फेल करती है बहुत ज्यादा 17.5 से लो जाता है तो लोगों के अंदर भी मतलब लोगों को इतना फीड चाहिए रहता है 17.5 से अब का ही फीड पे वो अच्छी हमारी सुटेबल रहती है लोगों के लिए। तो अंडर वोल्टेज के केस में ये हमें अंडर वोल्टेज रिले प्रोवाइड करता है। 64% की इसकी सेटिंग की जाती है, एंड इसमें टाइम डिले जो है वो आईटीएमटी करके थ्रू 1 सेकंड का टाइम डिले इसमें। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ रिले की। रिले को टेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसीजर है। पहला रहता है प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट एंड सेकंड रहता है सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट। अगर हम बात करें हमारे प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट की, इसमें क्या होगा कि आपका जो सीटी फील्ड में कनेक्टेड है उस सीटी से लेके पूरे कंट्रोल पैनल तक की रिले जो है वो पूरा ही सर्किट इसमें टेस्ट किया जाता है। सीटी जो आपके फील्ड में जो करंट आ रही है एंड पे इसमें करंट इंजेक्ट किया जाता है। बेसिकली मान लीजिए 200 से 400 बाय ओनली 5 का सीटी, तो आप 200 एम्पियर उसमें इंजेक्ट करेंगे, एंड ये चेक करेंगे कि 5 एम्पियर के आपको सीटी का सेकेंडरी का आउटपुट मिल रहा है, और क्या अगर आपने रिले जो है वो 100% पे सेट कर रखी तो अगर 5 जैसे ही रीच कर रहा है तो आपका रिले ट्रिप हो रहा है कि नहीं। तो इससे आपका पूरा कंटिन्यूटी चेक हो जाता है रिले सर्किट सीटी से लेके पूरे पैनल तक। कमिश्निंग टाइम पे ये हमेशा ही मैंडेटरी टेस्ट रहता है, प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट। देन प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट एसेंशियल वाइल कमिश्निंग, एंड आफ्टर कोई मेजर अगर आपका रिपेयर हुआ है या फिर कोई आपने सीटी रिप्लेस किया है उस केस में भी ये कंसिडर एसेंशियल रहता है टेस्ट करना। देन बात करें अगर हम सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट की, तो ये सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट जो है वो रिले की ही पर्टिकुलर टेस्टिंग होती है, जिसमें रिले में सर करंट इंजेक्ट करके रिले की टेस्टिंग जो उसका टाइम डिले है वो चेक किया जाता है। साथ ही रिले से लेके जो सर्किट ब्रेकर तक का ऑपरेशन है, मान लीजिए आपने रिले में करंट इंजेक्ट किया, उसकी लिमिट क्रॉस हुई, ट्रिप कमांड दी, और ट्रिप करके अगर सर्किट ब्रेकर तक का जो ऑपरेशन वो इसमें चेक किया जाता है। साथ ही इसकी जो सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट करने से पहले कुछ पिन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर आप पीएसएस पे जाए तो सबसे पहले शटडाउन या फिर जो आप पीटीडब्ल्यू लेना चाह रहे हैं वो डिमांड करें टीपीसी से। देन क्योंकि जो सीटी है जब आप रिले टेस्टिंग करेंगे तो आप सीटी के टर्मिनल्स ओपन करेंगे, उस केस में आप बिना पावर ब्लॉक लिए सीटी के टर्मिनल्स ओपन नहीं करिए।
देन वेयर पीपीई शूज़, ग्लास, ग्लव्स, रबर शू, अर्थिंग या फिर इंडक्शन से बचने के लिए आप ये शूज़ वेयर करिए, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। और साथ ही जिस रिले पे आप वर्क करने वाले हैं, मान लीजिए आप A21 रिले पे वर्क करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसका आप अपना पिन डायग्राम उस रिले का अपने पास रखिए, क्योंकि आप टर्मिनल्स ओपन करेंगे देन कनेक्ट करेंगे, तो गलती से अगर आपने आफ्टर रिले टेस्टिंग आपने गलत कनेक्शन किए तो वो फिर दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड आफ्टर रिले टेस्टिंग इज ओवर, सबसे पहले आपने जो भी रिले सेटिंग्स जो टेस्टिंग से पहले जो रिले सेटिंग्स फीड करी गई थी, वो ही उसमें इंश्योर किए कि आपने वापस से उन्हें रिस्टोर किया है। साथ ही जो कनेक्शन है उन्हें प्रॉपर चेक कीजिए कि सारी कनेक्शन वापस बैक टू नॉर्मल करे गए हैं। देन जो भी प्रॉपर आपने टर्मिनल कनेक्शन किए उनको उनकी टाइटनेस वापस चेक करिए। और जो भी आपने रिंग करिए उसका टॉलरेंस लिमिट देख लीजिए, अगर उसका टॉलरेंस आपकी मतलब वेरिएशन विद इन द लिमिट है, वेल एंड गुड, बट अगर 5 से 10% का लिमिट है तो भी ओके है, बट अगर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है तो वो आप OEM के थ्रू ही उसे अटेंड करवाइए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि एक हम रिले टेस्ट करते हुए दिखाएंगे। खीमेल TSS पे हमने एक रिले टेस्ट की थी, उसका हम रिले टेस्टिंग इसमें ऐड करेंगे कि किस तरीके से हमने SMRT1 जो मैगर की किट है उसके थ्रू हमने सेकेंडरी इंजेक्शन किट के थ्रू रिले का टेस्टिंग करी है प्रोसेस। रिले टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले जिस भी हमें ट्रांसफॉर्मर और मेगा रिले टेस्ट करना है उसके लिए TPC के थ्रू हम ब्लॉक का परमिशन लेंगे। ब्लॉक परमिशन लेते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि हमारे स्कीमेटिक में जिस टीआर का या जिस वे के हम रिले टेस्ट करने जा रहे हैं वो कंप्लीट आइसोलेटेड है, उसके रेस्पेक्टिव SPI DPI सभी ओपन करवा के देन ब्लॉक की परमिशन लेके ही काम चालू करेंगे। ऑल्सो क्योंकि हम टीआर का प्रोटेक्शन टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम CTR को बाईपास करना ना भूलें, क्योंकि गलती से कभी CTR ऑपरेट कर गया तो आपके ऑयल बाहर निकलने का रिस्क है। रिले टेस्टिंग के लिए अभी जो हम यूज में करते हैं वो कर रहे हैं किट SMRT1 सिंगल फेज रिले टेस्टिंग किट। इस किट के पास एक करंट का चैनल है, एक वोल्टेज का चैनल है। सेकेंडरी लास्ट वाले चैनल को एस एंड करंट वोल्टेज दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। और एक है हमारे इसमें टाइम मैपिंग कनेक्शन। ये है रिले का सॉफ्टवेयर जिसमें एक करंट चैनल है और एक वोल्टेज चैनल है। करंट अगर हमें कभी भी रिले में इंजेक्ट करना है तो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू इंजेक्ट करेंगे और वोल्टेज को चैनल को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने ये जो रिले है इसको टेस्ट में ले रखा है। रिले A22 पे वेक्टर सिटी के कनेक्शन के लिए टर्मिनल 11-12 यूज किया है और PT के लिए 21 और 22 टर्मिनल को यूज किया। साथ ही क्योंकि हम रिले A22 टेस्ट कर रहे हैं जिसमें डेल्टा टेस्ट कर रहे हैं, उसके टाइमर के कनेक्शन हमने डेल्टा आई हम टेस्ट कर रहे हैं 1 एम्पियर के। 340 इसमें चैनल हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर रखा है 0 एम्पियर करंट। और मैं सडनली इसमें क्योंकि 1 एम्पियर का फॉल्ट टेस्ट कर रही हूँ तो जैसे ही मैंने इसमें 1.03 एम्पियर इंजेक्ट किया तो रिले अपने आप स्टॉप हो गया, फीडर सीटी हमारा ट्रिप हो गया। साथ ही अनस्टेटर पे आपके फीडर ब्रेकर ट्रिप का अलार्म आएगा और यहाँ पे आपके पास डेल्टा आई की रिले एड हुई है ऐसा LED में इंडिकेशन के साथ फॉल्ट नंबर 1 शो करेगा। ये है हमारे डेल्टा आई।